बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। अच्छा, हमने फर्स्ट एग्जांपल इसकी पढ़ ली है लास्ट लेक्चर में, वो है मास अटैच टू स्प्रिंग। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम की मैं आपको फिगर दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, ये बाउल है जो ब्लू कलर के मार्कर के साथ ड्रॉ किया गया है, उसमें ये बॉल है। ठीक है, बॉल को इसमें गिराया तो ये एक पॉइंट पे आके रुक गई। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे रुकी हुई है उस पॉइंट को नाम दे देना है मीन पोजीशन को, और मीन पोजीशन को हम लास्ट लेक्चर में भी ओ से रिप्रेजेंट करके आए हैं। ठीक है, अब इस बॉल को यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाना, डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और साथ साथ उसके क्या स्टोर हो जाएगी, फोर्स स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ जाएगी। यहाँ से मैं बॉल को छोड़ूंगी तो ये किसकी वजह से मीन पोजीशन तक जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और मेन पोजीशन से भी जो पीछे भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी वो किसकी वजह से जाएगी, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर ली हैं, रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। ओके, अब हमने ये देखना है कि क्या बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है, वो हमें दो ही चीज़ें बताती है। एक वो ये हमें कहती है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, वैसे वैसे उसमें क्या स्टोर होती गई, फोर्स स्टोर होती गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरी बात क्या कही, बॉल मूव्स अलोंग मीन पोजीशन, बॉल अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ही मूव करती है। इज़ इट क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हम बात कर चुके हैं, वही बात मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी है। बॉल मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, बॉल मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है एंड रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर्ड, और उसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ओके, अच्छा, अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो 9th क्लास में पढ़ा है ना, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, अब इस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। इसका मतलब है इसमें अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन वो फोर्स कम होगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कम ही होगी। ओके, अच्छा, अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए, कि फोर्स का इस पे क्या इफ़ेक्ट है, एक्सेलरेशन का क्या इफ़ेक्ट है, और वेलोसिटी का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, जब यहाँ पर बॉडी थी मीन पॉइंट पे तो इसके पास कोई फोर्स नहीं थी, हम इसको खींच कर यहाँ पर लेकर गए बॉल को। ठीक है, तो क्या हुआ, फोर्स इंक्रीज हो गई। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होगी, मेन पॉइंट पे, मेन पोजीशन पे फोर्स मिनिमम, मतलब कि ज़ीरो। अच्छा, अब जब हमने इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम है, क्योंकि हमने अभी न्यूटन के सेकंड लॉ की बात की है। फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, यहाँ पे फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम ही होगी, ज़ीरो ही होगी। ठीक है, और वेलोसिटी की बात करते हैं। अब देखें, मैं यहाँ से यहाँ पर इसको ले गई बॉल को, अब बॉल यहाँ पर रेस्ट में है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, बॉल यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ से छोड़ूंगी तो क्या होगा, बॉल बड़ी स्पीड के साथ इधर को आएगी। जब रेस्ट में है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है, जब बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू हो जाएगी, तो उसके पास वो वेलोसिटी को गेन कर लेगी। इसका मतलब है वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी और मेन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब यही चीज़ें मैंने थियोरेटिकल फॉर्म में लिखी हैं। देखें, फोर्स इंक्रीजेज एट पीक और एक्सट्रीम पोजीशन,
फोर्स जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, एंड ज़ीरो एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऐसे एक्सेलरेशन इंक्रीजेज एट पीक और एक्सट्रीम पोजीशन एंड ज़ीरो एट मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? अब ये वेलोसिटी के बारे में लिखा है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे, ये मैंने अभी आपको बताया है कैसे होगी, और ज़ीरो होगी किस पे, पीक या एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करने लगे इनर्शिया की। इनर्शिया मैंने बताया कि जब मीन से भी ऐसे पीछे को जाएगी ना थोड़ी सी बॉडी बी पॉइंट की तरफ, बी पोजीशन की तरफ, तो वो किसकी वजह से जाएगी, इनर्शिया की वजह से जाएगी, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी मूव्स बैक फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से भी पीछे जाएगी, टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड स्टॉप्स, और फिर बॉडी स्टॉप कैसे होगी, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनर्शिया की वजह से पीछे जाएगी और मूव करती रहेगी, ठीक है। और फिर मीन पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे आगे जो दरमियान में उसने स्टॉप होना है ना, वो किसकी वजह से होना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ओके। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये थर्ड एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी फिगर दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, ये हमने एक स्टैंड ले लिया, उसके साथ स्ट्रिंग बांध दी है, ठीक है, और उसके साथ एक मास अटैच कर दिया। मास इस टाइम जिस पोजीशन पे है उसको हमने ओ का नाम दे दिया, ओ क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ज़रा गौर से मेरी बात सुने, जब भी, अब ये कोई स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, देखें ये इसका मास जो है वो नीचे को लटक रहा है, तो इसका मतलब है इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट भी एज अ फोर्स ही एक्ट कर रहा है ना, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन होती है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, टेंशन होती है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस टाइम ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो वेट, मतलब ये वाली जो फोर्स होगी और टेंशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता चल गई, ये इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब मैं इसको खींच के जब इधर को लेकर जाऊंगी बॉब को, ठीक है, ये कोई भी मास है जो बॉब को फॉर एग्जांपल ले लें, इसको जब खींच के इधर को लेकर जाऊंगी तो यहाँ पर जो वेट होगा ना, W जो होगा, वो दो कंपोनेंट्स में, ये वाली जो फोर्स होगी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। W mg के इक्वल होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो mg cos थीटा वाला फैक्टर होगा, ये तो टेंशन के साथ वैसे ही कैंसिल आउट अपना इफेक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। लेकिन जो mg sin थीटा होगा, ये यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करेगा, ये यहाँ पर रहेगा, इसकी वजह से जो मास होगा ना हमारा, ये वापस मीन पोजीशन पर आएगा। ये वो फैक्टर होगा जिसकी वजह से हमारे मास ने वापस मीन पोजीशन की तरफ आना है, इसको लेकर आना है, ठीक है। और इससे भी जो पीछे जाना वो किसकी वजह से जाता है, इनर्शिया की वजह से। और यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा था लास्ट लेक्चर में बॉल एंड बाउल सिस्टम के टॉपिक में और मास अटैच टू स्प्रिंग में, और यहाँ पर कौन सा उसकी जगह फैक्टर आ गया, mg sin थीटा, ठीक है, ओके। अब हम उसी मास की बात करने लगे हैं जो अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। मतलब ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ डायग्राम में, और अब मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने लिखा है कि एट मीन पोजीशन वेट एंड टेंशन कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये मैंने बताया ना आपको, एज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जब अब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो बॉडी किस चीज़ में आ जाएगी, जो वो बॉब होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होता है, जब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और फोर्स हमेशा किसकी तरफ डायरेक्ट होगी, मीन पोजीशन की तरफ, ये तो पढ़ा ना हमने। अब जैसे उसमें हमने 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया था, ठीक है, इसी तरह हमने अब इसमें उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करना है, जैसे फोर्स को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, उनका क्या क्या इफेक्ट है।
सेम वही इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा फिगर से भी बताती हूँ। पहले ये देखें ज़रा, मैं मास को यहाँ से यहाँ पर लेकर गई, ठीक है। ये कोई भी बॉडी है, बॉब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर गई, ये इसमें फोर्स स्टोर होती गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स बिल्कुल ज़ीरो थी, इस पॉइंट पे जाके फोर्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। मतलब मीन पॉइंट पे फोर्स मिनिमम ज़ीरो और एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम। अगर फोर्स यहाँ पर ज़ीरो थी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो। फोर्स यहाँ पर जाके मैक्सिमम हुई है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके जब यहाँ पर गई और यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, यहाँ पर रुकी हुई है बॉडी, ठीक है। ये मास यहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं कर रहा तो तब वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। यहाँ से हमने छोड़ा तो मास मूव करना शुरू हुआ मीन पॉइंट की तरफ और बहुत स्पीड के साथ आया, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करना शुरू हो गई। वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे ज़ीरो थी और मीन पोजीशन की तरफ आते आते मैक्सिमम हो गई। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अब उन्हीं चीज़ों को मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा कि फोर्स मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यही बताया मैंने अभी आपको फिगर के थ्रू। ऐसे ही अब एक्सेलरेशन के लिए वही न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगी कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। नेक्स्ट देखें, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसा ही है, ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कहती है, ठीक है, ये वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट अब वेलोसिटी की बात करने लगे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे, और मिनिमम ज़ीरो मतलब कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो बिल्कुल रुकी होती है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ओके और सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला, टाइम पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। और मास अटैच टू स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला था T = 2π√m/k। और सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है 2π√L/g। L रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को और G रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। ओके और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी स्ट्रिंग की उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ओके अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को करेक्टराइज करती हैं। इनमें से ये टोटल 4 टर्म्स हैं जिनमें से हमने 2 लास्ट लेक्चर में पढ़ भी ली हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको बताती हूँ। वाइब्रेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। जब बॉडी अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग एक पूरा ट्रिप ऐसे कवर कर लेती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। दूसरा फैक्टर, दूसरा जो इसका वो है, दूसरी टर्म है वो क्या है, टाइम पीरियड। ये भी हमने पढ़ा है और हम टाइम पीरियड को 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड टाइम हम उसकी बात करने लगे हैं। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये ऊपर अभी वन वाइब्रेशन की बात की है ना, इसी वाइब्रेशन को मतलब एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने को, ऐसे जो पूरा एक राउंड ट्रिप मीन पोजीशन के अलॉन्ग कंप्लीट करने को जो टाइम लेगी वो बॉडी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में वो कितनी दफ़ा ऐसे ऐसे अपने राउंड ट्रिप्स कवर कर लेती है, 1 सेकेंड में वो कितनी वाइब्रेशंस कवर करती है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड में कवर करने को उसकी क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। जितनी दफ़ा वो कवर करेगी वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर क्या आएगा, F = 1/T, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/T आ जाएगा। ओके और एम्पलीट्यूड, ये लास्ट टर्म है इसकी।
एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एक बॉडी जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करती है मीन पोजीशन से किसी भी एक साइड की तरफ, ठीक है, किसी भी एक साइड की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, मतलब या इधर को कवर कर ले या इधर को कवर कर ले, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी किसी एक साइड की तरफ, वो उसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड है। इज इट क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह हम 10.2 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।